Hello students, this is the video number 5 of कैपेसिटर। बेटा इसमें क्या है, हम लोगों को आज पढ़ना जो है इस वीडियो में वो पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। हमने अभी तक देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी क्या होगी वो हम लोगों ने डिफाइन किया और हमने एक ऐसा अरेंजमेंट किया जिसमें कि कैपेसिटर की कैपेसिटी आपकी मैक्सिमम हो। उसके लिए हमने अरेंजमेंट किए थे, अर्थिंग किया था। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट हम चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के साथ लेके आए थे, तो रीअरेंजमेंट हुआ था जिससे पोटेंशियल कम हुआ था और पूरे के पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक को मैंने पढ़ाया आपको है, डाइलेक्ट्रिक आपका इंसुलेटर होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम क्या करते हैं, कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, डालते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक को हम इसलिए डालते हैं, उसका रीज़न है डालने का कि मतलब अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दोनों प्लेट के बीच में अगर इंसर्ट करते हो तो क्या ज़रूरत पड़ी इसके करने की। एक तो वो कैपेसिटी को बढ़ा देगा और ये क्या है कि दोनों जो कैपेसिटर हैं एक पर पॉजिटिव, दोनों जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर में, दोनों जो प्लेट्स हैं एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो उनको होल्ड रखने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें डालना पड़ता है। अदरवाइज़ दोनों के दोनों प्लेट आपस में स्टक हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, तो जिससे कि आपका जो आपका अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो दोनों प्लेट को सपोर्ट देता है कि एक फिक्स प्रॉपर डिस्टेंस पे वो मेंटेन रहे। तो अभी मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में बात आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक, पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डाइलेक्ट्रिक को रिव्यू आपको देंगे, क्योंकि अब मैं पढ़ा चुका हूँ। डाइलेक्ट्रिक क्या है इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कंडक्टर में क्या होता है। अगर हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, ये हमारे पास सपोज किया कि एक कंडक्टर है, तो उसमें आप क्या देखोगे, अगर हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा जी, हमारे पास मान लो एक कंडक्टर हमने लिया, ये हमारे पास कंडक्टर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये कंडक्टर बना हुआ है, इस पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो बेटा जब आपने यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिपॉजिट होंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आप कहोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जो है निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, आपको पता है, और राइट साइड में जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो जितना नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में है। और ये जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं कंडक्टर में, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे बट अपोजिट बनाएंगे, ये बनाएंगे, इसे इंड्यूस बोलेंगे। तो आप कहोगे कि यहाँ पर ई नेट क्या होगा, जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बराबर होते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंडक्टर में जीरो होता है, यानी कंडक्टर जो है सबसे ताकतवर होता है। अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कंडक्टर अपने अंदर चार्जेस को इस प्रकार से इंड्यूस करता है कि आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जीरो कर देता है। वो सबसे पावरफुल आपका मटेरियल माना जाएगा ये, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक जो कि इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक में फ्री चार्जेस होते नहीं हैं। डाइलेक्ट्रिक में तो क्या बोलते हैं कि जैसे ये क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा पोलराइज्ड, एक साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट आएगा नेगेटिव, बट ये चार्जेस फ्री नहीं हैं, तो ये चार्जेस सिर्फ पोलराइज्ड होते हैं। तो आप पोलराइज्ड हो जाएंगे, बट जो है उनका इम्पैक्ट होगा, जो उनका इम्पैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज का, वो एक साइड पर रहेगा और जो पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट होगा वो दूसरी साइड पे रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि चार्जेस डिपॉजिट होंगे, फ्री चार्जेस डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर क्या होंगे, एटम पोलराइज्ड होंगे, पोलराइज्ड होंगे तो एटम अंदर ही अंदर पोलराइज्ड होंगे। लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, राइट में क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा पोलराइज्ड होकर के। लेकिन जो उनका नेट इफेक्ट होगा, कहेंगे नेट इफेक्ट में क्या आएगा बेटा जी, जो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जेस फ्री नहीं है, ये बाउंड चार्जेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है।
और इसके बाद जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सॉरी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में है, और जो इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हुई है उसको बोलेंगे ई इंड्यूस्ड। तो ये ई जो इंड्यूज होती है इतनी नहीं होती है कि एक्सटर्नल फील्ड को नलीफाई कर दे। कंडक्टर में तो पावरफुल है, उतना अपने अंदर उतना डेवलप कर देता है इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जीरो कर देता है। बट जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा इंड्यूस नहीं होता है, सिर्फ पोलराइज होकर के नेट इफेक्ट हम ले रहे हैं। तो ये जो ई इंड्यूस्ड आपका है और ये जो ई एक्सटर्नल है, इन दोनों में बड़ा कौन होता है, ई एक्सटर्नल होता है बड़ा। तो अंदर जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगी, वो सिर्फ कंडक्टर में होती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इतना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर सके। तो इसमें आपका जो ई नेट आपको मिलेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आपको मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, जो कि ज़रूरी बताना है। यहाँ लिखा है मैंने कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लेना बेटा जी कि क्या करना है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, दोनों को सपोर्ट करेगा कि आप आपस में स्टक न हो सके एक दूसरे के साथ, क्या हो आपस में वो नहीं तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के साथ आपस में मिक्स हो जाएंगे तो आपका अरेंजमेंट खराब हो जाएगा। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो हमने क्या किया, अब क्या है बेटा, हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, अब बेटा हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हर डाई इलेक्ट्रिक के पास अपना एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम के से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है बेटा जी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, के क्या होता है, वो होता है ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट। ये और ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना इसको, ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट। अब बताओ, ये आपके पास एक डाई इलेक्ट्रिक है, इस डाई इलेक्ट्रिक पर आपने कितना फोर्स लगा, कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया, ई एक्सटर्नल। इसके पास कितना नेट बचा, सब कुछ इंड्यूस किया ना, तो ई नेट आपका ये बचा। तो कोई पूछे आपसे कि इस डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो कहोगे सर जो हमने फील्ड लगाई है वो फील्ड अपॉन क्या है, ई नेट। जो ई नेट है इनका रेशियो कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है बेटा जी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ई नेट इक्वल टू वॉट, ई एक्सटर्नल, तो ध्यान से, ई नेट इक्वल होगा तुम्हारा ई एक्सटर्नल अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इसकी मीनिंग क्या हुई, जैसे मान लो आपके पास एक डाई इलेक्ट्रिक्स है, ये कोई डाई इलेक्ट्रिक्स है, इस डाई इलेक्ट्रिक का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मान लो 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। और इस पर क्या लगा दी गई है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया गया है ऐसे। तो क्या यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस होकर के और इसमें से माइनस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ई नेट आएगा ना, यहाँ पर तो ई नेट आएगा। ई नेट की वैल्यू क्या होती है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। तो बार बार आपको ई इंड्यूस निकालना होगा। लेकिन अगर आपने ई एक्सटर्नल आपको दिया गया है और आपको ई नेट निकालना है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, तो ई नेट क्या होगा, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई 5, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ सीधा कि अगर आपके पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो जो है आने वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने फैक्टर से कम कर देता है। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप करोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा।
क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो आपका डाइलेक्ट्रिक के बीच में होगा नेट, वो आपको मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जिस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें ई नेट कम होगा। ई नेट कम होगा मतलब ये हुआ कि इस बात को समझो, अगर डाई इलेक्ट्रिक ज़्यादा है तो ई नेट कम है। क्यों? क्योंकि ई एक्सटर्नल अपॉन 5 करोगे, अगर इसकी के की वैल्यू, ये के है ना 5, अगर इसकी के की वैल्यू बढ़ाओगे तो जो अंदर क्या है, जो अंदर ई नेट आपका बच रहा है वो मिनिमम होगा। के बढ़ेगा तो आप कहोगे सर अगर डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा, ज़्यादा होगा तो जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो क्या आएगा, ई नेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियल में ई नेट सबसे कम होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा जी। जैसे कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर अगर आपने ले लिया तो कंडक्टर के केस में आपका जो ई नेट होता है वो 0 होता है। ये लगाने के बाद मैं पूछूं कि कंडक्टर का के कितना होगा, तो कहोगे कंडक्टर का जो के होगा कितना होगा, ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट, ये होगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इन केस ऑफ कंडक्टर के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और एयर के लिए यहां लिख लेंगे फॉर कंडक्टर के की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड फॉर एयर के की वैल्यू आपकी 1 होगी। मतलब कंडक्टर में कंडक्टर में के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्योंकि आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हो तो यहाँ लिखोगे इन्फिनिटी। तो कंडक्टर में जो के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है, और जो एयर होता है वहाँ पर के की वैल्यू आपकी 1 होती है। आई थिंक, और इसी के बीच में सारे के सारे मटेरियल्स आते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो भी होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उससे डिवाइड करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो ई नेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा जी, हमने क्या किया, हमने एक क्या ले लिया, हमने एक लिया कैपेसिटर। ये हमारे पास इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है। और पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हमने कहा है कि वो ई एक्सटर्नल है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जो फील्ड बन रही है उसका नाम दे दिया ई एक्सटर्नल। वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पता आपको है। ठीक है बेटा जी। अब बताइए, अगर हमने इस पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फुल्ली इसके अंदर हमने डाल दिया, पूरा का पूरा, थोड़ा हम इसको बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा आपको स्पेस दिखेगा बट वो स्पेस है नहीं। हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पूरा का पूरा इसके अंदर इंसर्ट कर दिया ऐसे फुल्ली, नॉट पार्शियली, पूरा का पूरा हमने। अगर इस ये आपका डाई इलेक्ट्रिक है तो डाई इलेक्ट्रिक पर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये लगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी। तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यही होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। तो जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी और इसके अंदर आपने इंसर्ट किया तो इस पूरे के पूरे डाई इलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, तो जैसे ही ये जो है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगी तो इसमें जो है जो एटम होंगे वो पोलराइज्ड होंगे, क्योंकि आपका डाई इलेक्ट्रिक है। तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा आपका व्हाट, यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। है कि नहीं बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बताइए, तो ई एक्सटर्नल कहाँ पर है, ई एक्सटर्नल आपका है राइट साइड में। ई आपका ई एक्सटर्नल है बेटा जी, राइट साइड में है, क्योंकि जो कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो तो राइट साइड में है। जो यहाँ पर इंड्यूस चार्जेज हैं वो जो बनाएंगे वो कहाँ आएंगे बेटा जी, वो बनाएंगे लेफ्ट साइड में, इसको बोलेंगे ई इंड्यूस्ड। तो ई नेट कितना आएगा, इसके डाई इलेक्ट्रिक के बीच में ई नेट कितना आएगा, जो ई नेट आएगा वो आएगा ई एक्सटर्नल
अपॉन ई इंड्यूस्ड आएगा, ये तो पता आपको है। अब बताइए कैपेसिटर के अंदर जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो दोनों प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल गई। पहले कितनी थी? पहले थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। अब कितनी हो गई? अब यहाँ पर क्या करोगे, ई जो एक्सटर्नल उसमें से क्या माइनस करोगे, ई इंड्यूस्ड। मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के बीच में वो कम हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। अगर मान लो अच्छा ठीक है, अगर मान लो इस डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट क्या लिया आपने, लिया के ले लिया, तो वास्तव में बताओ बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो जो ई नेट यहाँ पर आएगा, जो इसके अंदर जो नीट ई नेट आएगा ना, अब क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच में जो ई नेट आएगा, वो जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा बेटा जी, ई एक्सटर्नल अपॉन क्या आएगा, के आ जाएगा। और ई एक्सटर्नल कितना है बेटा, सिग्मा, कितना है बेटा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू के आ गया। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा का होता है टोटल चार्ज। अगर इस पर चार्ज कितना बोलूँ, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो बताइए सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी बेटा जी, क्यू इंटू ए। अरे है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या है, तो बेटा हम लोग क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद देखते हैं कि जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी कितनी बनी। तो आपको पता है कि जो कैपेसिटी होती है सी कितना होता है, क्यू अपॉन क्या होता है, वी होता है ना बेटा जी, क्यू अपॉन क्या है, वी होता है। अच्छा क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू होगा आपका सिग्मा इंटू ए होगा, है ना बेटा जी। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा ई इंटू डी। और ई क्या होगा, ई नेट होगा, क्योंकि इस टाइम पर दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद वो कितना है, ई नेट के बराबर है। तो ई नेट इंटू इनके बीच का डिस्टेंस अगर आपने क्या लिया, डी लिया है, तो ई नेट इंटू डी हो जाएगा। ठीक है ना। हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं कब, जब डाई इलेक्ट्रिक हमने डाल दिया, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कितना हुआ, ई नेट के बराबर हुआ। तो फार्मूले में क्या लिखेंगे, ई नेट इंटू डी लिखेंगे। ठीक है बेटा जी, ये आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो आपने कहा सिग्मा इंटू ए अपॉन ई नेट कितना है बेटा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट, ई नेट आपका है ई एक्सटर्नल अपॉन के है बेटा, है ना, इंटू डी आ गया। अब सिग्मा ए अपॉन ई, जो ई एक्सटर्नल है वो कितना है, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। और अपॉन के करोगे तो इंटू के आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू डी आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, सिग्मा से सिग्मा क्या होगा, तुम्हारा कट गया, है ना। अब ये वैल्यू आपके ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा, सी बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो सी कितना आ जाएगा बेटा जी, सी आ जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपका आ गया कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फुल्ली इंसर्टेड। आप देखो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी आया करती थी वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया करती थी। लेकिन अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अगर आपने उसको इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की के टाइम बढ़ जाएगी। देखो के टाइम बढ़ गई, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो के टाइम क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपने यहाँ पर फुल्ली मर्ज किया हुआ है, फुल्ली इंसर्ट किया है, पूरा प्लेट में दोनों पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस तरीके से समझ पाओ कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी कितना कम होती है। डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है ना, उतने से डाइलेक्ट्रिक, उतने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी, के टाइम बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, यस और नो, और कैपेसिटी क्या होगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब आपका जो मेन डेरिवेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। यहां भी आपने फुल्ली किया था, अब हम पार्शियली करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियली करेंगे, जो कि बार बार डेरिवेशन आपको पूछा गया है। ठीक है बेटा। अब बेटा हमने क्या लिखा, कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो बेटा हमें क्या पढ़ना है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स, है ना, बिटवीन टू प्लेट्स। आप यहाँ पर टू प्लेट्स,
तो इन दोनों प्लेट की अभी हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हमें अंदर क्या है, अभी आपके अंदर वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। अभी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिया आपने? डी लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बन गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसका नाम हमने ई नॉट दे दिया। और इस ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनने वाली है वो सिग्मा अपॉन क्या बनने वाली है? एप्सिलॉन नॉट। तो आपने कहा कि मान लीजिए विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को हमने सी नॉट मान लिया। और कितना हो गया ये? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया बेटा जी। आपको पता है ये क्या है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और सॉरी डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और ए जो है सरफेस एरिया है। ठीक है बेटा जी, ये आपने डिफाइन कर लिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ओके, अब बेटा जी आपने क्या किया, आपने इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, लेकिन पार्शियल डाला आपने, कुछ ऐसा डाला, देखो ऐसे, पूरा फुल्ली नहीं किया आपने, ऐसे डाल दिया। ये आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे डाल दिया, ये पार्शियल आपने यहाँ डाल दिया। और इसकी थिकनेस आपने रखी टी। क्या रखी? टी। तो अगर आपने स्लैब डाल दिया तो इस पर, इस स्लैब जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे ये जो ई नॉट एक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और राइट में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। और अगर अगर इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के है, क्या है? के है, तो बताइए यहाँ पर जो इसके अंदर जो ई नेट बचेगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ई नेट कितना होगा? वो ई नॉट अपॉन की होगा। ये आप जानते हो कि जो इसके ऊपर क्या लगी है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और अपॉन क्या है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कर दोगे तो इसके अंदर जो ई नेट होगा वो मिल जाएगा आपको। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बेटा आपने अब ये चीज़ हो गई। अब मान लिया आपने कि भाई इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आपने वी माना, पूरा का पूरा, है ना, भी माना। लेकिन आपको पता है कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा। अब बताओ बेटा जी, जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दोनों कैपेसिटर के बीच में ई नॉट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? तो कहोगे सर ई नॉट तो, क्योंकि स्लैब के अंदर तो ई नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर ई नेट आपको मिल रहा है। लेकिन ये ई नॉट यहाँ पर एयर में, यहाँ भी ई नॉट है और इधर भी आपका ई नॉट है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर डी है तो डी माइनस टी जो स्पेस बचा उसमें ई नॉट एग्जिस्ट कर रही है, पूरा पूरा। ये पूरा का पूरा डी है, क्योंकि इसमें तो नहीं कर रही है, इसमें तो जो ई नॉट है वो तो चेंज हो गया इसके अंदर। तो है कहाँ पर? यहाँ पर एयर है कि नहीं? यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर एयर है। तो कितना स्पेस बचा जिसमें ई नॉट पूरा का पूरा एग्जिस्ट कर रही है? तो कहोगे पूरा का पूरा डी में से अगर इस थिकनेस को माइनस कर दोगे तो ये स्पेस बचेगा और ये स्पेस बचेगा। जो रिमेनिंग स्पेस बचा हुआ उसमें ई नॉट एग्जिस्ट कर रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट के बराबर। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है वो ई नेट कर रही है। और यहाँ पर कितनी कर रही है? ई नॉट। यहाँ पर कितनी कर रही है? ई नॉट। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर ई नेट कर रही है। तो पोटेंशियल, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल, अब बताइए अगर आपको निकालना हो कि पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या होता है? ई इंटू डी होता है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल अगर वी कितना होगा? वी होगा आपका जो पोटेंशियल बनाएगी ई नॉट। ई नॉट कितने डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रही है? मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ पहले आपको कि ई नॉट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है कितने डिस्टेंस में? डी माइनस टी डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना। और जो आपका ई नेट है वो कितने डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रही है? वो टी थिकनेस में एग्जिस्ट कर रही है। डिस्टेंस में आपके, अब देखो ना, आपका ई नेट इतने में एग्जिस्ट कर रही है। तो बताइए जो पोटेंशियल वी, अच्छा ये ई नॉट भी अपना पोटेंशियल बनाएगी और ये जो ई नेट है वो भी अपना पोटेंशियल बनाएगा। दोनों पोटेंशियल को जब सम करेंगे तभी तो वी के बराबर आएगा। तो वी कितना आएगा? जो वी नेट पोटेंशियल है वो बताइए ई नॉट कितने डिस्टेंस में कर रही है एग्जिस्ट? डी माइनस टी में। तो आप कहोगे सर ई नॉट इंटू क्या आएगा? डी माइनस टी। ये बन जाएगा एक पोटेंशियल जो कि ई नॉट बनाएगा, और प्लस ये भी तो बना रहा है ना, पोटेंशियल बना, कितना बनाएगा? ई नेट
इनटू टी बनाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोटेंशियल इसी के अंदर है। अब इसमें देखो एयर भी है और डाई इलेक्ट्रिक है, तो एयर में कितना पोटेंशियल है, तो एयर में कितना स्पेस है वो इस स्पेस को लोगे, और एयर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो एयर में कितना पोटेंशियल है वो निकल जाएगा। और डाई इलेक्ट्रिक में कितना पोटेंशियल है, तो डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, और साथ में क्या है, डाई इलेक्ट्रिक की अपनी ई नेट लोगे, और साथ में डाई इलेक्ट्रिक का डिस्टेंस लोगे, उतने बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल निकल जाएगा। मतलब एयर का पोटेंशियल और डाई इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल सम करोगे तो टोटल पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर निकल जाएगा। ये आपका आ गया, ठीक है बेटा जी। अगर आपने इसको निकाल लिया इसके बाद तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे आपने कहा कि v इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, v इक्वल टू होगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ये कितना होता है बेटा, ई होता है ई नॉट अपॉन के होता है, बता चुका हूँ मैं आपको, ये इंटू हो जाएगा आपका टी, ठीक है बेटा जी। बस अगर आपने ई नॉट को कॉमन, अगर देखो ये टी आपका, अगर ई नॉट को आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका ई नॉट, है ना बेटा जी, तो ब्रैकेट में क्या बचा डी माइनस टी, है ना, अब प्लस 1 अपॉन के बच गया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। नहीं टी, ये टी होगा, तो यहाँ पर टी है ना, तो टी मैं इसको फिर से पॉइंट आउट करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो v इक्वल टू क्या आया, ई डी माइनस टी को हमने कॉमन लिया है ना, यहाँ हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो ई नॉट जैसे आप कॉमन लोगे v इक्वल टू, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा वो आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो v कितना आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि ये कौन बना रहा है, ये देखो ना यहाँ पर जो ये ई नॉट आपने लिया ना, ई नॉट ये पॉजिटिव से कहाँ निकल रही है, नेगेटिव तक, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, इसका आप माइनस सिग्मा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किसका, कौन बनाएगा, कैपेसिटर, ई नॉट बनाएगा, कितना बनाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहाँ इसको रख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका हो जाएगा बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, तो पोटेंशियल निकल गया। अच्छा अब कैपेसिटेंस, तो वी निकाल लिया आपने, पूरा का पूरा वी कितना बना, डाई इलेक्ट्रिक को डालने के बाद पार्शियली आपने डाला है, बट पूरा का पूरा वी कितना बना दोनों प्लेट के अक्रॉस, वो निकाल लिया आपने। तो कैपेसिटी आप दे, कैपेसिटर क्या होगी, सी कितना होगा बेटा जी, क्यू अपॉन वी होगा, चार्ज तो आपका वही था जो इस पर डेवलप है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्या डाई इलेक्ट्रिक के डालने से प्लस क्यू माइनस क्यू चेंज होगा, नहीं, वो नहीं चेंज होगा, फिर डाई इलेक्ट्रिक में रीअरेंजमेंट होगा, वहाँ पर ई नेट निकल के आएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज होगा। तो आपने कहा कि क्यू अपॉन वी होगा, क्यू कितना हमारा है, वो हमारा क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, क्यू अपॉन वी है, तो अब बताइए क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो बेटा क्यू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा क्या होगी, सिग्मा इंटू ए होगी, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए होगा, है ना बेटा जी, अपॉन कितना पोटेंशियल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की, है ना। अब सिग्मा से क्या होगा, सिग्मा कट जाएगा, ई चला जाएगा ऊपर, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की, ये आपका आ गया, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस का फार्मूला। सी इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार कई बार पूछा गया है। अच्छा अगर थिकनेस को, जैसे मान लीजिए अगर आपने क्या किया, अगर इस थिकनेस को आपने डी के बराबर कर दिया, मतलब फुल्ली कर दिया, फुल्ली इंसर्ट कर दिया आपने, ठीक है बेटा जी, अगर आपने फुल्ली इंसर्ट कर दिया तो टी जो है डी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप टी और डी के बराबर हो गया, देखो अगर टी क्या हो गया, टी जो है डी के बराबर, ये आपका जीरो हो जाएगा बेटा जी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डी माइनस डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर डी बाई के हो जाएगा, के चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहाँ आ जाएगा डी, ये हो जाएगा के टाइम्स, ये मैं निकाल चुका हूँ। अगर टी जो है डी के बराबर फुल्ली, अगर फुल्ली आप उसको इंसर्ट करोगे पूरा का पूरा, टी हो जाएगा थिकनेस डी के बराबर, तो यहाँ डी रखोगे, डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर डी रखोगे, डी अपॉन के ऊपर चला जाएगा, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फार्मूला किसके लिए आया हुआ है, जब वो क्या होगा,
जब आप टी किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, फुल्ली आपका इंसर्ट होगा कैपेसिटर पूरा का पूरा। और ये आप किसके लिए, आपका पार्शियल के लिए है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज़ को समझो आप बेटा, ठीक है ना। अब इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे, चाहो तो इसमें डी कॉमन ले लो, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आपने कॉमन लिया। जब डी आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस टी अपॉन डी बचा, और प्लस टी अपॉन डी इंटू के बचा यहाँ पर। ये तो है बेटा जी ना, आप देखो ना, क्योंकि यहाँ से आपने क्या लिया, डी कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, और टी अपॉन हो जाएगा, यहाँ भी अपॉन में आएगा। तो अब इसे क्या लिख सकते हो आप, देखो एप्सिलॉन ए है ना अपॉन डी साथ में ले लिया, और फिर ये अपॉन क्या होगा, 1 माइनस टी अपॉन डी अब प्लस टी अपॉन डी इंटू के। ये क्या होगा बेटा जी, ये आपका क्या है, ये आपका है सी नॉट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो आपका यहाँ से आ जाएगा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आ गया आपका सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी है ना, अब प्लस टी अपॉन डी के, डी इंटू के। ये आपका क्या आ गया बेटा जी, ये जो सी है डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद है, और सी नॉट क्या है, डाई इलेक्ट्रिक डालने से पहले है। अब बताओ सी और सी नॉट में बड़ा कौन है बेटा, सी नॉट बड़ा है, क्योंकि सी नॉट में यहाँ डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू में क्या करेंगे, सी नॉट से अगर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तब आपका सी आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो सी है ना, ये देखो ये कितना है, ये सी नॉट है, ये डिवाइड किया। अब बताइए सी नॉट में क्या डिवाइड किया आपने, देखो टी अपॉन डी है और प्लस टी अपॉन डी के है, ठीक है बेटा जी। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें अगर इसको और रीअरेंज कर लो तो ये आपका देखो c इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट अपॉन, यहाँ से t भी कॉमन ले लो, t भी आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया बेटा जी, यहाँ से t अपॉन डी कॉमन ले लो, t अपॉन डी कॉमन ले लिया आपने, तो t अपॉन डी कॉमन ले लिया आपने, तो बचा क्या, देखो बेटा मैं इसको इस फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूँ, c इक्वल टू आपने कहा सर c नॉट है अपॉन, ठीक है बेटा जी, आपने क्या किया 1 को ज्यों का त्यों लिखा, और इन दोनों में से आपने क्या किया, टी अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो माइनस क्या लिया आपने, माइनस क्या कर दिया आपने बेटा जी, टी अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन के बचेगा, ये है कि नहीं बेटा जी, ठीक है ना। अब देखो ये जो वैल्यू है, ध्यान देना, ये जो रिजल्ट आपका है ये बार बार यूज होगा, इसको ध्यान देना। अब इसमें क्या करेंगे, अब बेटा जो ये जो वैल्यू है ना वो एक से क्या है, छोटी है पूरा का पूरा, क्योंकि समथिंग एक में से कुछ माइनस करेंगे ना, इसको 1 माइनस 1 बाई के करेंगे तो वो भी एक से छोटा आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो भी एक से छोटा आएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी होगी। तो अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू एक से छोटी हो गई तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सी और सी नॉट में बड़ा कौन है, सी और सी नॉट में सी बड़ा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो एक से कम है। अगर ये डिनोमिनेटर एक से कम होगा तो किसी भी से, मान लीजिए आपने कहा कि 5 में मान लो 5 इक्वल टू समथिंग आपको है, मान लो x है ना, तो आपने कहा कि अगर 5 इक्वल टू मान लो x ले लिया, या आपने इक्वेट किया मान लीजिए y इक्वल टू आपने x कर दिया, और x में आपने 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो y बड़ा है कि x बड़ा है, तो आप कहोगे सिर्फ y बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि x इसको रियल देखो, y इक्वल टू क्या आएगा, 2x के बराबर आ जाएगा, 2 जाएगा ऊपर। तो अगर डिनोमिनेटर 1 से कम है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी y बढ़ जाएगा आपका। हाँ, अगर डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है तब आपका y कम होगा, लेकिन अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 से कम है, या इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बेटा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में सोचना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर है, अगर मान लो पहला कॉन्सेप्ट, ये जो डिनोमिनेटर है 1 से बड़ा है तो ये y की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी।
क्योंकि x/2 x/3 होगा ना, तो y की वैल्यू क्या आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ का डिनोमिनेटर 1 से कम है तो y आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब C0 में किससे डिवाइड किया गया है, 1 से कम है, इसका मतलब C क्या होगा आपका, C आपका बड़ा होगा C0 से। तो आपने क्या सीखा, ये तीनों रिजल्ट आप याद रखोगे, इसको भी याद रखना आपको है, इस वाले को भी याद रखना आपको है, इसको भी रखना है याद आपको, इसको भी रखना है याद आपको, और साथ में यहाँ भी आपको रीअरेंज करना है। और आप कहोगे कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको C बड़ा हो गया किससे, C0 से। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और अगर आपसे पूछता है कि मान लीजिए हमने उसको फुल्ली अगर मान लीजिए उसको हमने क्या किया, अगर हमने t इक्वल टू क्या कर दिया, अगर हमने t इक्वल टू डी के बराबर कर दिया, तो t इक्वल टू डी के बराबर करते ही क्या होगा, उसे कहेंगे फुल्ली इंसर्ट कर दिया गया। तो C की वैल्यू क्या होगी, k टाइम बढ़ जाएगी किससे, जो पहले वाली थी, यानी k इंटू C0 हो जाएगा, है ना बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी ही, और यहाँ से के आप कह सकते हो कि क्या, एक फार्मूला और आ जाएगा कि बाद जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस था और डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले जो उनका रेशियो निकाल लेंगे, तब आपका डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के दो फार्मूले हो गए, एक यहाँ से निकाल लोगे E एक्सटर्नल अपॉन E0 अपॉन E नेट, हाँ E एक्सटर्नल अपॉन E नेट, वो के बराबर होगा, और यही के क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक C0। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए बेटा जी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपका नया है, वो क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है बेटा, ओके।